हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज हम जानने वाले हैं इसका अगला टॉपिक, जिसका नाम है वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स, री नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। वैश्वीकरण क्या है? तो देखें, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, इसकी परिभाषा को ध्यान से सुनना, सवाल यहीं से चालू होता है। अभी तक जितने कंसेप्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए हैं वो इस चैप्टर का बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताए थे। तो बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो सब कुछ आपसे बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या है या ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस तरीके की प्रक्रिया है? कई बार मैंने बताया आपको। चलिए, आपके लिए एक सवाल है, कमेंट में आंसर देना है कि वैश्वीकरण किस तरीके की प्रक्रिया है। ऑलराइट, ऑप्शन दिए जाए, चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 ऑप्शन देती हूं, ठीक है, या धार्मिक। चलो 4 ऑप्शन दे देते हैं। वैश्वीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ठीक। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि जब विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। आंसर तो क्लियर हो गया होगा। आप जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था आपसे, उसका आंसर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहीं पर आंसर छिपा हुआ है। तो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाती हैं? यानी कि विश्व के देशों का व्यापार दूसरे देशों के साथ होने लगता है, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक गतिविधियां करने लगता है। अब देखें, वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। किस किस चीज का? ध्यान से सुनना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी, पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी, ऑलराइट, इन तीनों चीजों का। अब जब आपको किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना होगा, मान लो कि अमेरिका को भारत से कोई चीज मंगानी है, आयात करानी है, तो अमेरिका को सबसे पहले पैसा खर्च करना होगा, यानी कि पूंजी। अब अमेरिका की मुद्रा क्या होती है? अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की करेंसी क्या है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है कि नहीं है? बिल्कुल है, डॉलर है। तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका जो है, अमेरिका भारत से, किससे? भारत से व्यापार कर रहा है, भारत से कोई चीज मंगा रहा है। भारत में क्या चलता है? भारत में चलता है रुपया, ठीक है। तो अमेरिका के पास है डॉलर, तो अमेरिका किस में पेमेंट करेगा? डॉलर में पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? भारत के पास किस में मुद्रा आएगी? डॉलर में करेंसी आएगी। डॉलर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है दुनिया की जितनी भी करेंसी हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो एक देश की पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। एक देश की पूंजी दूसरे देश में जा रही है कि नहीं जा रही है?
बिल्कुल जा रही है। यहाँ का डॉलर भारत में आ रहा है कि नहीं, फिर भारत में आके क्या हो जाएगा, ये रुपीज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो पूंजी का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, वस्तु का तो होगा ही होगा। ठीक है, अब अमेरिका ने पैसे दिए भारत को कि हमें ये चीज भेज दो, तो भारत ने वो चीज अमेरिका के लिए भेज दी, वस्तु का प्रवाह हो गया। टेक्नोलॉजी, एक देश की कंपनी दूसरे देश में अपना काम खोलती है, अपनी कंपनी खोलती है, जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है वो वो टेक्नोलॉजी दूसरे देश में भी जा रही है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, बहुत आसान बात करते हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का, मोबाइल फोन का। ठीक है, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन होता है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, आप भी मोबाइल फोन के जरिए ही पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से आप देखो कि आपके पास किस ब्रांड का मोबाइल है। ठीक है, कमेंट करके बताना है मुझे कि आपके पास किस ब्रांड का मोबाइल है और वो ब्रांड किस देश का है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, क्योंकि सारे ब्रांड भारत के नहीं हैं। हर एक देश ने अपना मोबाइल फोन बनाया है और एक देश ने कई सारे ब्रांड निकाले हैं। तो जल्दी से आप देखो कि आपका मोबाइल किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है और वो कंपनी किस देश की है। तो आपके पास मान लो ABC नाम का कोई ब्रांड है। ठीक है, मान लो ABC नाम का कोई ब्रांड है और वो किसी XYZ, ये क्या है, ABC ब्रांड है और वो किसी XYZ कंट्री का ब्रांड है, XYZ कंट्री का ब्रांड है। ठीक है, अब इस कंट्री का ब्रांड है और मान लो किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है वो। ठीक है, दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो क्या टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही। आप जो मोबाइल फोन चला रहे हैं, किसी दूसरे देश की कंपनी का मोबाइल फोन चला रहे हैं, यानी कि उस देश की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आई। हर एक मोबाइल के अलग अलग फीचर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। आपके घर में मान लो जो टीवी है, हर एक टीवी के भी हर एक ब्रांड के अलग अलग फीचर्स होते हैं और जरूरी नहीं कि वो टीवी भारत में ही बनी हो, भारत का ही ब्रांड हो, किसी दूसरे देश का ब्रांड हो सकता है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, AC है, प्रेस है, काफी सारी चीजें हैं, है कि नहीं है। क्लियर हो रही है बात। नई टेक्नोलॉजी की बात करें, AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, ठीक है, तो दुनिया के काफी सारे देशों ने इस पर मेहनत करी है। जब वो चीज हमारे पास आई है, ठीक है, तो ये चीजें सिर्फ एक देश के अंदर ही सिमट के नहीं रही कि भारत ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है तो सिर्फ भारत के अंदर है, या अमेरिका ने बनाई है तो अमेरिका के अंदर है, यूके ने बनाई तो यूके के अंदर, इटली, जापान, जर्मनी, चाइना, जो भी है, XYZ कोई भी कंट्री। तो कोई भी कंट्री जब कोई टेक्नोलॉजी बनाती है तो वो दुनिया के देशों में सप्लाई होती है कि नहीं होती है। क्लियर हो रही है बात। तो यही तो वैश्वीकरण है कि जब पूंजी, वस्तु और टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीजों का प्रवाह होता है एक देश से दूसरे देशों की तरफ, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक की, क्या कहते हो, ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चला जाए फिर आगे, चलिए चलते हैं। अब देखें, दो बातें सीखनी अब हमें, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, निवेश और विदेशी निवेश। क्या होता है ये निवेश और विदेशी निवेश, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम निवेश की, इन्वेस्टमेंट की। तो परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। जब हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये समझना कि वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट, यानी कि जब हम पैसा कहीं लगाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है कि हमने कहीं अपना पैसा, ठीक है, हमने कहीं भी अपनी मनी इन्वेस्ट करी है, ठीक है, तो उससे हमें सीधी सी बात है कि प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। अगर सही तरीके से आप काम करते गए तो अब आप देखना कि जैसे आपने कोई जमीन खरीदी जमीन खरीदने में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जमीन में इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया,
तो क्या जमीन की कीमतें कभी आपको घटती हुई सुनाई दी हैं? नहीं, बढ़ती हुई सुनाई देती हैं। आपने कोई भवन खरीदा, घर खरीदा, उसकी कीमतें भी हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। आपने कोई मशीन खरीदी, उसकी कीमतें भी बढ़ती ही रहेंगी। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा, ठीक है, तो इन सब में आपने जो पैसा लगाया है, व्यय की गई मुद्रा यानी कि खर्च किया गया पैसा क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, क्योंकि उन चीजों का उपयोग करके आप प्रॉफिट ही कमाओगे। क्लियर हो रही है बात? आपने अपने किसी काम के लिए मशीन खरीदी, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने काम के लिए एक सिलाई मशीन खरीदी और आप जो है सिलाई का काम करते हैं। और सिलाई का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे आपको आमदनी मिलती है। मान लो कि आपने 5,000 रुपए में सिलाई की मशीन खरीदी है और आप उस 5,000 की सिलाई की मशीन के जरिए सिलाई का काम कर करके आप महीने के 10 से 15,000 रुपए कमाते हैं। तो एक ही महीने के कुछ ही दिनों में वो मशीन की कीमत आपकी निकल आई और उससे आपने प्रॉफिट भी कमा लिया और आगे जाके आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। क्लियर हो रही है बात? अब बात करते हैं विदेशी निवेश की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो देखें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई निवेश किया है, तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। अब शुरुआत कहाँ से हुई है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हुई है, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम, बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे पड़ा? मल्टीनेशनल कंपनी कैसे पड़ा इसका नाम? बताओ जरा, कैसे पड़ा? क्योंकि वो बहुत सारे देशों में काम करती है, इसलिए उसको मल्टीनेशनल या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा गया है। तो अब क्या हो रहा है? इसी मल्टीनेशनल कंपनी के जरिए ही दुनिया के अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, यानी कि दुनिया के विदेशों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब दुनिया के दूसरे देश में, दूसरा देश क्या कहलाता है? विदेश कहलाता है, फॉरेन कहलाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? उस तरीके के इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे, विदेशी निवेश कहेंगे। और यह निवेश भी लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। तो ये बात हो गई निवेश की और विदेशी निवेश की। अब देखो, एक बहुत ही बेहतरीन परिभाषा आपके सामने आती है वैश्वीकरण की। वो किसने कही है? ब्रैंको मिल्नोविक के द्वारा कही गई है। एक अर्थशास्त्री हुए हैं ब्रैंको मिल्नोविक। उन्होंने क्या कहा है वैश्वीकरण के बारे में? तो वैश्वीकरण का अर्थ है पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचार। ध्यान से सुनिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचार। अभी हमने 3 चीजें पढ़ी थी ना, 3 चीजें पढ़ी थी। पूंजी के बारे में जाना था, पूंजी का प्रवाह, ठीक, फिर वस्तु का प्रवाह और प्रौद्योगिकी। अब इसके साथ एक और चीज हम जोड़ देते हैं ब्रैंको मिल्नोविक के अकॉर्डिंग, ये है लोगों के विचार। लोगों के विचार, ठीक है। तो जब पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी और लोगों के विचारों का प्रवाह एक देश से दूसरे देशों की तरफ होता है, तो इससे क्या होता है? वैश्वीकरण ही तो होता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो कोई भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक ही माना जाएगा जिसमें मानवीय संपदा के प्रवाह में रुकावट आई। अगर मानवीय संपदा का प्रवाह नहीं हो रहा है, लोगों के विचारों का प्रवाह नहीं हो रहा, लोगों की पूंजी का प्रवाह नहीं हो रहा, लोगों ने जो टेक्नोलॉजी इजाद करी है, जो इनोवेशन किया है, जो आविष्कार किया है, उसका प्रवाह नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से उसे वैश्वीकरण नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों के प्रवाह में, सप्लाई होने में रुकावट नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण निजीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों का परिणाम है। इनके प्रवाह में रुकावट आने का मतलब क्या है? कि क्या कोई ऐसे कानून लागू करे गए हैं कि एक देश की चीज दूसरे देश में आसानी से नहीं जा सकती, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? कि या फिर उस देश का ही उस पर सिर्फ अधिकार है, उसके बाहर वो नहीं जाएगा। यानी कि ना तो वहां पर प्राइवेटाइजेशन है, ना वहां पर लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण और निजीकरण नहीं है। क्योंकि वैश्वीकरण का जो कंसेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, वो किससे मिलकर बना है? वो उदारीकरण और निजीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से मिलकर ही बना है। ऑलराइट, क्लियर है?
इसको भी हम समझेंगे कि निजीकरण और उदारीकरण होता क्या है, उससे वैश्वीकरण कैसे बना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार चेक करिए कि आपने लाइक और शेयर बराबर से किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, जो डाउट है कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। चलिए देखें अब, निजीकरण उदारीकरण जिन दोनों से मिलकर बना वैश्वीकरण। ठीक है, तो निजीकरण की जब हम बात करते हैं, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, तो निजीकरण का अभिप्राय क्या है? निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा, प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। निजी क्षेत्र क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर, जिस पर सरकार का अधिकार नहीं होता। सरकार का अधिकार होता है यानी कि वो पब्लिक सेक्टर की बात होती, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं होती। तो निजी क्षेत्र द्वारा, अब सुनना, अब दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? तो निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर, जो सरकार के क्षेत्र है, सरकारी उद्यम के जो क्षेत्र हैं, उन पर निजी क्षेत्र द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना, अपना अधिकार प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना, मैनेजमेंट भी करना। ठीक है, तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 से निजीकरण की नीति को अपनाया है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण कहलाता क्या है? कि जब कोई निजी क्षेत्र, जब कोई प्राइवेट सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर के उद्यम पर अपना पूर्ण रूप से आंशिक रूप से अधिकार बना लेता है और उसका प्रबंधन करता है, तो उसे कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, जैसे कि आप प्रेजेंट में देख रहे होंगे, काफी सारी सरकारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जैसे कि हम बात करें, एक एग्जांपल आपको देते हैं, भोपाल में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका पहले नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, अब वर्तमान में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है उसका नाम। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है भोपाल में स्थित है और पहले सरकार के स्वामित्व में था, लेकिन अब उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है, बंसल ग्रुप को सौंप दिया गया है। ठीक है, तो उसके प्राइवेटाइजेशन होने के बाद, ठीक है, उसका रूप कुछ अलग ही आपको दिखाई देगा। कभी आपको मौका लगे तो जरूर घूमना। ऑलराइट, ठीक है, तो इसी तरीके से जो सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी है, कोई उद्यम है, उस पर जब प्राइवेट सेक्टर का अधिकार हो जाता है तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है और वही प्राइवेट सेक्टर उसका पूरा मैनेजमेंट देखता है, पूरा काम करता है और अपना पैसा भी लगाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम उदारीकरण की यानी कि लिबरलाइजेशन की। क्या है उदारीकरण या लिबरलाइजेशन? तो देखें, उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एक देश से दूसरे देश में कोई चीज सप्लाई होनी हो, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है और अगर लाइसेंस नहीं बन पा रहा तो रुकावट आ गई, बाधा आ गई सप्लाई होने में। ठीक है, तो उदारीकरण का कंसेप्ट क्या कहता है, लिबरलाइजेशन क्या कहलाता है कि उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक, जो सरकार ने गैर जरूरी कंट्रोल लगाए हैं, नियंत्रण लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे कि लाइसेंस, कोटा आदि, इन सबको हटा देना है। तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई है। कब से? 1991 से। तो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, निजीकरण और उदारीकरण दोनों कब से चालू हुए हैं? 1991 से। अब इनसे मिलके वैश्वीकरण कैसे संभव हो पाया है? तो भाई प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीजें सौंप दी और अच्छे से काम होने लगा। व्यापार पर से अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध हटा दिए तो व्यापार आसानी से होने लगा। जब ये दोनों काम हो गए तो वैश्वीकरण तो आसानी से पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि दुनिया के देशों में हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं। तो निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति, निजीकरण और उदारीकरण की जो पॉलिसी है उसका परिणाम वैश्वीकरण के रूप में विश्व के सामने आया है, या उसकी परिणति विश्व के सामने आई है।
तो किस तरीके से निजीकरण और उदारीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ, ये बात समझ में आई आपको? क्या कहते हो? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट, जल्दी जल्दी। कोई डाउट हो बिल्कुल आप पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। चला जाए फिर, चलिए अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के मुख्य अंगों के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो इसके 5 मुख्य अंग हैं। पहला कौन सा है? पहला है व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। ठीक है, यानी कि व्यापार या व्यवसाय करने में जो अवरोध आ रहे थे, जो बाधाएं आ रही थी, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे हमारे सामने, उनको खत्म करना, ये क्या है? वैश्वीकरण का अंग है। जब तक बाधाएं दूर नहीं होंगी व्यापार करने के लिए, तब तक व्यापार कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो लेजर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, एक बात। दूसरी बात, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अमेरिका की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है? डॉलर है। ठीक, और भारत की क्या है? भारत की हम बात करें तो भारत की है रुपया। ये बात हम सभी जानते हैं। अब अमेरिका ने कोई चीज भारत से मांगी तो पैसे देने पड़ेंगे, किसमें? डॉलर में। तो अमेरिका का डॉलर कहाँ आया? भारत के पास आया कि नहीं आया? तो पूंजी का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत ने सामान पहुंचा दिया अमेरिका को, ठीक है, तो ये वस्तु का प्रवाह हो गया। क्लियर हो रही है बात? यानी कि एक देश की कैपिटल दूसरे देश में जा रही है। तीसरी बात है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रभाव, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में काम कर रही है कि नहीं? मैंने अभी आपको बताया था कि आप जिस कंपनी का मोबाइल चला रहे हो, जरूरी नहीं कि वो भारत का ब्रांड हो, वो दूसरे देश का ब्रांड हो सकता है। तो दूसरे देश की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। श्रम का निर्बाध प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ लेबर। हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में काम करने आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये क्या है? फ्री फ्लो ऑफ लेबर, यानी कि श्रम का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह हो रहा है बिना बाधा के, निर्बाध रूप से। निर्बाध का मतलब होता है बिना बाधा के। ठीक है, फिर क्या है? पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल। पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, यानी कि जो हमारे देश की कैपिटल है अगर दूसरे देश में जा रही है, या दूसरे देश की कैपिटल है वो हमारे देश में आ रही है, तो उसकी कन्वर्टिबिलिटी बहुत ही इजी तरीके से हो रही है। ठीक है, अमेरिका का डॉलर भारत में आ रहा है तो किसमें कन्वर्ट होगा? रुपीज में कन्वर्ट होगा। भारत का रुपीज अमेरिका जा रहा है क्योंकि भारत ने मान लो कोई चीज अमेरिका से मांगी है तो पेमेंट रुपीज में करेगा। तो रुपीज किस में कन्वर्ट होगा? रुपीज डॉलर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये है वैश्वीकरण के मुख्य अंग। अगर ये सब हो रहा है यानी कि वैश्वीकरण बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पा रहा है। क्लियर है कहानी? यहां से डायरेक्ट सवाल आता है भाई साहब कि वैश्वीकरण के अंग बताइए। बस आपको इसी तरीके से 5 लिख देने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है। पहला क्या है? व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब देखें। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे देशों में जाके काम कर रही है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये देखो आप क्या है? ये वर्ल्ड का मैप है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, वर्ल्ड का मैप है ये। वर्ल्ड के मैप में अलग अलग कॉन्टिनेंट में आपको अलग अलग कंपनीज के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये कंपनी सिर्फ एक ही कंट्री में, जैसे कोका कोला की बात करें, नेस्ले की बात करें, मैकडोनल्ड्स की बात करें, ठीक है, अमेजॉन की बात करें, बीएचपी की बात करें, नाइक की बात करें, ठीक है, दुनिया के अलग देशों की कंपनी, अलग अलग देशों की कंपनी है, लेकिन हमने इन सब कंपनीज का कारोबार भारत में भी देखा है कि नहीं देखा है? अमेजॉन वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है,
कर रही है कि नहीं कर रही? क्या है ये? मल्टीनेशनल कंपनी है। कोका कोला वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है, क्या है ये? मल्टीनेशनल कंपनी है। तो जब एक कंपनी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर अपना व्यापार करने लगती है, वहां अपनी कंपनी स्थापित करने लगती है, वहां अपनी यूनिट लगा लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। मल्टीनेशनल कंपनी आप किसे कहेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है और अपना स्वामित्व रखती है। क्लियर? जैसे जैसे हम बात करें फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स आदि, ये सब क्या है? ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, आप ये छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे और ये 2-4 एग्जाम्पल लिख देंगे कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ऑल राइट, चलिए, तो ये वाला कंसेप्ट भी अपना क्लियर हो गया। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी काम कैसे करती है, इनकी वर्किंग प्रोसीजर कैसी होती है, इनकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, समझ लेते हैं इसको भी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने, क्या कहा गया है? जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो उत्पादन लागत में कमी करने कि वो जो माल बना रही हैं, वो जो चीज बना रही है, जो प्रोडक्ट बना रही हैं, उसके प्रोडक्शन में पैसा कम लगे। उत्पादन लागत में कमी क्या है? कि वो जो प्रोडक्ट बना रही हैं और उसको बनाने में कम पैसा लगे। ठीक है, कम पैसा लगे और अधिक लाभ हो, पैसा कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन मिलते हैं। कोई भी कंपनी अगर दूसरे देश में जाकर अपनी यूनिट लगा रही है, अपना ऑफिस खोल रही है, अपना कारखाना लगा रही है, अपनी फैक्ट्री खोल रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर उनको उत्पादन जो है बहुत सस्ता पड़ रहा है, सस्ता श्रम मिल रहा है, काम करने वाले लोग कम सैलरी पर मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है और जिस रॉ मटेरियल की उन्हें जरूरत है वो उस देश में भरपूर मात्रा में मौजूद भी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपना प्रॉफिट देखते हैं, पहले रिसर्च करती हैं ये सारी कंपनियां कि कहां से हमें कौन सी चीज सस्ती मिल सकती है, वहां जाके हम काम करेंगे। ठीक, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना तो सारा माल स्वयं पैदा करती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोडक्शन ये खुद ही करेंगी, और ना ही एक जगह उत्पादन करती हैं। ठीक है, वे विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का उत्पादन करती हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी है, जैसे कि मान लो कोई मशीन बनाती है कोई कंपनी, तो उसकी डिजाइन कहीं और हुई है। मान लो इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि कोई मशीन है, ठीक है, मशीन बननी है, मशीन की डिजाइन जो है, मशीन की डिजाइन कहाँ बनी? मशीन की डिजाइन अमेरिका में बनी। ठीक, मशीन के पार्ट्स कहाँ बने? मशीन के पार्ट्स जो हैं आपके चीन में बने। ठीक, मशीन के पुर्जे पार्ट्स चीन ने बनाए। असेंबल किसने किया? पुर्जों को जोड़ा किसने? असेंबल हुए मान लो कि मैक्सिको में। ठीक है, तो क्या एक ही जगह काम हुआ? नहीं, 3 देशों में काम हुआ, फिर उसके बाद दुनिया के देशों में जाकर वो प्रोडक्ट बिका। ऑल राइट, क्लियर है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है सारा माल स्वयं पैदा नहीं करती हैं, ना एक ही जगह पर अपना प्रोडक्शन करती हैं, अलग अलग देशों में जाकर विभिन्न प्रकार का प्रोडक्शन करती हैं। चलिए और इस तरीके से आज का ये सेशन खत्म होता है। आज हमने जाना कि वैश्वीकरण क्या होता है, किस प्रकार से वैश्वीकरण, निजीकरण और आपका उदारीकरण के द्वारा संभव हो पाता है। मल्टीनेशनल कंपनी वैश्वीकरण में कैसे सहायता करती है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, क्या उनकी कार्यप्रणाली होती है, क्या उनकी वर्किंग प्रोसीजर होती है। ऑलराइट, तो इतना सब कुछ हमने जान लिया है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाके आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।